हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो, जेई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेशन आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आप सबको बता दें, ये केवल यूपी ट्रिपल एससी को ही टारगेट करके बनाया जा रहा है सेशन, ठीक है। तो इससे पहले बहुत सारा क्लास करवाया जा चुका है, आप सब प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें। इससे पहले 2025 वाले सेक्शन में आप सब देखें, यहाँ पर लगभग 112 वीडियो ऐड है, प्रैक्टिस सेट है केवल। और अगर आपको थ्योरी करना है तो लगभग 19 वीडियो, मतलब 60 वीडियो में डाला गया थ्योरी क्लास, और 2025 वाला प्रैक्टिस सेट, 2026 वाला प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल से लिया गया है, केस से, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आप सबको बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही कथन का चयन करना है। कह रहा है कि अपर केस फंक्शन किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदल देता है। यदि आप सब एक्सेल को डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है, तो ये सब ऑप्शन आप सब आराम से कर लेंगे। देखिए अपर केस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, ऐसे लिख दें, जैसे RAM, राम लिख दें, ठीक है। तो ए स्मॉल लेटर में सब लिखा हुआ है, तो अगर आप अपर केस यूज करेंगे ना, तो ये सब कैपिटल लेटर में हो जाएगा, RAM ऐसे हो जाएगा। तो यही बोला है कि अपर केस किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो पहले तो सही लिखा है। दूसरा कार्य कि लोअर फंक्शन किसी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बदल देता है। ये देखिए इसी का उल्टा होता है, जैसे कैपिटल में लिखा है, इसी का रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल लेटर में बन जाएगा। ये भी बात सही है। कह रहा कि अपर और लोअर न्यूमेरिक वैल्यू को भी मॉडिफाई करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 1 2 3 ऐसे नंबर वाला सिस्टम। अब देखिए तीसरे में आप सबको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि क्या है, नंबर को ही, जैसे अगर एक ऐसे छोटा लिखा तो एक इतना बड़ा लिख देगा, अगर 2 ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख देगा इतना बड़ा। क्या न्यूमेरिक वैल्यू पर लागू होता है? नहीं। देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये जो केस होते हैं ना, केस बहुत सारे होते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस, है ना, प्रॉपर वाला होता है। तो एक न्यूमेरिक वैल्यू के लिए नहीं होता, केवल किसके लिए होता है, टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट मतलब जो अच्छा लिखा जाता है, ठीक। तो तीसरा वाला क्या है, गलत है। तो आप सबका पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। थोड़ा आप सबको कन्फ्यूजन रहा होगा, बट आप सबके लिए आसानी होगा। तो कौन सा ऑप्शन आप सब लगाएंगे, सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, आप सबको बता दें, जो आप सबका यूपी ट्रिपल एससी का कंप्यूटर का सिलेबस है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 25, ज़्यादा ज़्यादा 25-30 टॉपिक होगा। तो जायज़ बात है, आप सबको जो क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा सुना सुना तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम सब जो क्वेश्चन करवाएंगे आउट ऑफ सिलेबस करवाएंगे जो आप सब सुने ना हो। आप इतने दिन से तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप सबको सुना सुना ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो उसी में क्वेश्चन आप सबको सही बनाना है। कैसे सही करें, आप सब बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अपर टेक्स्ट को कैपिटल में बदलता है और लोअर टेक्स्ट को लोअर केस में बदलता है, ठीक है। और न्यूमेरिक वैल्यू पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये टेक्स्ट फंक्शन है। आप सबसे पूछ लिया एक ऐसा फंक्शन है तो बताएंगे टेक्स्ट, और मैथ फंक्शन नहीं है। एक्सेल में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ABMS एक्सेल से लिया गया है, सीलिंग फंक्शन से, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा कि सीलिंग फंक्शन संख्या को ऊपर की ओर राउंड करता है। क्या बात सही है? जैसे अगर हम लगा दें सीलिंग, ऐसे शॉर्टकट में लिखें, ठीक है, 7 और 3 लिख दें, इसका सीलिंग वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब ये है कि
ऐसी संख्या जो 7 से बड़ी हो और 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, वो सीलिंग होगा। ठीक है, तो 7 से बड़ी कौन सी संख्या है? 9, तो इसका सीलिंग वैल्यू कितना आएगा? 9। तो 3 से तभी तो 9 डिविजिबल होगा, 8 तो होगा नहीं, 8 के जस्ट बाद क्या रहेगा? 9। तो ये क्या, इसका वैल्यू आ जाएगा सीलिंग वैल्यू। ठीक है, तो यही बोला है कि सीलिंग फंक्शन संख्या को ऊपर की ओर राउंड करता है। एक्सेल का मैथ वाला पोर्शन का सवाल है ये सब। ठीक है, तो ये भी बात सही है। कह रहा कि सीलिंग फंक्शन हमेशा इंटीजर ही रिटर्न करता है, बिल्कुल बात सही। जैसे यहाँ 9 आ गया ना, तो जब डिविजिबल करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड ही हो जाएगा, ये भी बात सही है। यहाँ पर देखिए आप सबको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि हमेशा लिखा है। ठीक है, तो ये हमेशा एक कैसा वैल्यू देता है? इंटीजर। कह कि सीलिंग बिलिंग और फाइनेंशियल कैलकुलेशन में उपयोग होती है। एक मिनट, या थोड़ा मिस्टेक है क्या? हाँ, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक क्या था कि यहाँ हमेशा वैल्यू लिख दिया ना, ये गलत है। देखिए इंटीजर वैल्यू देता है लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, देखिए सीलिंग बिलिंग और फाइनेंशियल कैलकुलेशन में उपयोगी। जाहिर सी बात है, एक्सेल किसके लिए यूज होता है? कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये वाला गलत है क्योंकि हमेशा बोल दिया। ठीक है, तो पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। और पहला और तीसरा कहाँ पर सही है? केवल बी ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए। आगे क्या है देखिए, कह कि सीलिंग नंबर को टेक्स्ट हायर वैल्यू में राउंड करता। अभी आप सबको बता दिए कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यह डेसिमल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, जबकि दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला था? केवल इंटीजर या हमेशा इंटीजर बोला था। डेसिमल में भी वैल्यू दे सकता है। आप जानते हैं इसका यूज बिलिंग में हो गया, जीएसटी में हो गया, कैलकुलेशन में। तो अगर आप कैलकुलेशन का संबंध एक्सेल से जोड़ रहे हैं ना, तो तीसरा आप अपने आप सही कर लेंगे क्योंकि एक्सेल का यूज होता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, और रिटर्न सॉरी इंटीजर रिटर्न करना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, इंटीजर भी आ सकता है, डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन था एक्सेल से। ठीक है, आज थोड़ा जो फंक्शन वैल्यू था, केस था, वहाँ से लिए हैं। ऐसे धीरे धीरे आप सबको भी जितने भी केस होते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन होता है एक्सेल से ना, सब करवा देंगे कवर। कल ज़्यादा 2 मतलब कम से कम 5 क्वेश्चन एक्सेल से लिखेंगे। जैसे राउंड वाला हो गया, सेलिंग हो गया, ठीक है, केस हो गया, अपर केस, लोअर केस, जो भी छूटा है। ठीक है, आगे विंडोज कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि विंडोज एक GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, विंडोज के बारे में कल भी बताए थे। ठीक है, तो GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और कह रहा कि विंडोज सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या बात सही? क्या सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है? कह रहा कि विंडोज मल्टी यूजर इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है। ये बात सही है। देखिए विंडोज जो होता है सिंगल यूजर नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, देखिए विंडोज ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, याद कर लीजिए, ए लाइन रट लीजिए। ठीक है, और मल्टी यूजर अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। इसमें एक साथ कई प्रोग्राम्स को इसमें रन किया जा सकता है, तभी तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे क्या है? अगला क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से लिया गया है। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारे क्लाउड के प्रकार बताए थे, जैसे प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, सब के बारे में आप सबको बताए थे। देखिए पब्लिक क्लाउड इंटरनेट के माध्यम से सभी यूजर्स को सर्विस देते हैं। क्या बात सही है? यहाँ नाम ही पब्लिक, ठीक है, तो इसके लिए तो सब लोग यूज करेंगे ही, तो पहला तो सही। प्राइवेट क्लाउड एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, जो जैसे कोई संस्था हो गया, कोई कंपनी हो गया, वो केवल अपने लिए यूज करता है, इसीलिए तो उसका नाम प्राइवेट ही है। कह रहा कि कम्युनिटी क्लाउड्स केवल गवर्नमेंट यूज के नहीं, ठीक है, कम्युनिटी केवल गवर्नमेंट के लिए थोड़ी नहीं बना है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? पहला और दूसरा,
तो देखिए पब्लिक क्लाउड ओपन एक्सेस देता है, इसको हर कोई यूज करता है, ठीक है। और प्राइवेट क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होता है, किसी विशेष संस्था के लिए बनाया जाता है। और कम्युनिटी क्लाउड किसी भी सिमिलर इंटरेस्ट ग्रुप के लिए हो सकता है, और ये केवल गवर्नमेंट के लिए सीमित नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 आईओटी से लिया गया है। कह रहा कि कंज्यूमर आईओटी में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट टीवी शामिल है। आप सबको बात बताए थे कि आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी में क्या होता है, हर चीज़ क्या बन जाता है, स्मार्ट बन जाता है। जैसे आपका स्मार्ट होम हो गया, ऑटोमेटिक फैन चलता है, बल्ब जलता है, डोर खुलता है ना, ये सब क्या होते हैं, ऑटोमेटिक इंटरनेट से जुड़े होते हैं इसमें सब, ठीक है। और आईओटी में क्या होता है, जो विद्युत का होता है ना, बहुत कम खपत होता है, ठीक है। और आईओटी क्या कहता है, सेंसर के माध्यम से क्या कहता है, डेटा को कलेक्ट करता है। फिर कंज्यूमर आईओटी में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट टीवी ये सब शामिल है, बिल्कुल बात सही है। और कह रहा है कि इंडस्ट्रियल आईओटी जिसको बोलते हैं डबल आईओटी, ठीक है। इसका पूरा नाम ही आप सबको याद होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक क्या होता है, इंडस्ट्रियल नाम ही जुड़ गया, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज होता है, फैक्ट्रीज और मशीन्स से जुड़ा होता है, ये भी बात सही है, आप सबको बताए थे, ठीक है। आईओटी डिवाइस बिना इंटरनेट के आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आईओटी डिवाइस बिना इंटरनेट के आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बात कहीं ना कहीं क्या है, सही है। तो देखिए बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो बिना इंटरनेट के ही काम कर ले, लेकिन आईओटी डिवाइस के लिए क्या होता है, इंटरनेट यहाँ पर ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये भी बात सही है, बिना इंटरनेट के कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो यहाँ पर सब सही है। तो देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, सब सही है। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, ई ऑप्शन, ठीक है। बिना इंटरनेट के थोड़ी ना कम्युनिकेट कर पाएगा। और एक बात आप सब देखिए कि अगर आपसे ऐसे ऑप्शन में, तो ऐसे ई ऑप्शन है तो यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ आईओटी डिवाइस बिना इंटरनेट के, लेकिन अभी आप सबको बताया है ना, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो बिना इंटरनेट के ही काम करते हैं, मतलब लोकल नेटवर्क पर ही काम करते हैं, ठीक है। उस केस में ये वाला ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबको कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। देख लेते हैं, जैसा पेपर में आएगा वैसा आप सब कीजिएगा। देखिए कंज्यूमर आईओटी डेली लाइफ डिवाइस से जुड़े होते हैं। इंडस्ट्रियल आईओटी ऑटोमेशन में प्रयोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनें हो गए ना, ऑटोमेटिक करने में। अब देखिए यहीं पर वो लाइन लिखा है, कुछ आईओटी डिवाइस लोकल नेटवर्क पर भी काम करते हैं, इंटरनेट ज़रूरी नहीं हर केस में, ठीक है। तो बहुत ही कम ऐसे डिवाइस है जो लोकल नेटवर्क पर काम करें, लेकिन मेजर एक्सेस में अगर आप देखें तो इंटरनेट ज़रूरी होता ही है, ठीक है। अगला देखिए टॉपिक क्या है, सोशल मीडिया से लिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम यूजर इंटरेक्शन पर आधारित होता है, क्या बात सही है। देखिए मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आप सबको बताएं। अगर आप सब मान लेते हैं इंस्टाग्राम हो गया, कोई रील देख रहे हैं, ठीक है। जो रील आप सब ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा शेयर करते हैं, वो रील आप सबको ज़्यादा मतलब एक्सेस करेगा, आप सबको दिखाने की कोशिश करता है। जैसे मान लेते हैं आप अगर भक्ति सॉन्ग सुनते हैं, है ना, तो आप सबके जो फीड में आएगा भक्ति सॉन्ग ही आएगा, ठीक है। और कुछ देखेंगे तो और कुछ आएगा, ठीक है। तो आप सबके इंस्ट्रक्शन पर आधारित होता है, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ठीक है। कह रहा कि एल्गोरिदम में क्या हो गया, लाइक हो गया, कमेंट्स हो गया, और वॉच टाइम एनालाइज करता है, बिल्कुल बात सही। मान लेते हैं आप सबका कोई रील आया, आते ही उसको स्किप कर दिए, ना लाइक किए ना कमेंट किए, ठीक है। तो वो दोबारा आप सबको नहीं आएगा उस टाइप का रील। मान लेते हैं कोई रील है, आप सबको एक दो बार उसको अच्छे से देखें, फिर लाइक भी कर दिए, कमेंट भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, तो उसी टाइप का रील आप सब में आता रहता है, ठीक है। ये सब एल्गोरिदम होता है, तो दूसरा भी सही है। और अगला कह रहा है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम मैन्युअली कंट्रोल किया जाए। अच्छा ये बताइए, ये मैन्युअली थोड़ी ना कंट्रोल होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
ठीक है, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एल्गोरिदम यूजर बिहेवियर ट्रैकर है, मतलब बिहेवियर मतलब आपकी बिहेवियर कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या लाइक कर रहे हैं, आप क्या शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगेजमेंट के आधार पर कंटेंट दिखाया जाता है कि आप लाइक शेयर कैसे कर रहे हैं, मतलब कितना कर रहे हैं, किस कौन सा रील पर कर रहे हैं, कौन से पेज पर कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है रील पर ही करें, जैसे फेसबुक हो गया, है ना। हर जगह अलग अलग सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक होता है, मैन्युअली नहीं होता। जैसे ये सब किस पर आधारित होते हैं कि आप उसको लाइक कर दिए, आप उसको शेयर कर, तो उसी टाइप का रील ऑप्शन में आता रहता है। ये मशीन लर्निंग पर और एआई इसमें सब प्रयोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, और आप सबको एग्जांपल बता दें, जैसे मान लेते हैं जब आप मोबाइल से कोई चीज़ टाइप करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप लिखते हैं कंप्यूटर, COM लिखते हैं, तब तक ऊपर लिख के आ जाता होगा पूरा नाम कंप्यूटर का। मतलब आप दो एक दो डिजिट मतलब दबाते हैं, उसके बाद पूरा लिख के ये सब किस पर आधारित है? मशीन लर्निंग। जो आपका कीबोर्ड है मोबाइल का ना, उसमें भी मशीन लर्निंग यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन डिजिटल पेमेंट से लिया गया है। कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार की, कह रहा कि UPI रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, बिल्कुल बात सही है। पेमेंट गेटवे सिक्योर ट्रांजैक्शन में सहायता करता है, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। जैसे अगर पेमेंट गेटवे सिक्योर ना हो तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट टूल्स बिना इंटरनेट के, देखिए अभी तक तो इंटरनेट मतलब यूज होगा, लेकिन आप सब भी न्यूज़ सुनते हैं ना कि आने वाले समय में ये जो सेल्युलर नेटवर्क होता है उसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी तो नहीं है बट आने वाले समय में हो जाएगा। तो अभी तो केवल आप सबका पहला और दूसरा सही है। आप सब देखते होंगे पेमेंट करने के लिए इंटरनेट ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आने वाले समय में होगा तो क्वेश्चन भी बदलेगा। देखिए UPI तुरंत ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है, पेमेंट गेटवे इनक्रिप्शन और सिक्योरिटी देता है, इंटरनेट डिजिटल पेमेंट के लिए ज़रूरी है, ऑफलाइन पेमेंट लिमिटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से है, कर्नल से ही है, ठीक है। कह रहा है कि मोनोलिथिक कर्नल में सभी सर्विस कर्नल स्पेस में होते हैं। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं ना, तो कहते हैं बहुत कठिन पेपर आ गया, ठीक है। तो आप सबको कर्नल के प्रकार बताते, अगर आप सबसे ये पूछ ले कि कर्नल के प्रकार क्या है, कि मोनोलिथिक हो गया, माइक्रो कर्नल हो गया, हाइब्रिड कर्नल हो गया ना, ये सब प्रकार है किसके? कर्नल के। और जो मोनोलिथिक कर्नल में ना सभी सर्विस जो होते हैं ना कर्नल स्पेस में होते हैं, ये बात एकदम सही लिखा 100%, ठीक है। और माइक्रो कर्नल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर फोकस करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर तीनों कर्नल में से पूछ ले कौन सा सिक्योरिटी के लिए रिलायबल है, तो आप बताएंगे माइक्रो कर्नल सिक्योरिटी के लिए रिलायबल है, ठीक है। और हाइब्रिड कर्नल केवल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है, ये बात गलत है, केवल लाइनेक्स में थोड़ी नहीं पाया जाता। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो या सी आपका ऑप्शन बन जाएगा सही। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए मोनोलिथिक कर्नल लास्ट लेकिन लास्ट नहीं, फास्ट है लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये फास्ट है। और माइक्रो कर्नल मिनिमम सर्विस कर्नल में रखता है और ये सिक्योरिटी के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाइब्रिड कर्नल विंडोज हो गया, मैक OS हो गया, इन सब में भी चलता है, केवल लाइनक्स में नहीं चलता है, ठीक है। और लाइनक्स मोनोलिथिक कर्नल यूज करता है, इम्पोर्टेंट है। मोनोलिथिक तो लाइनक्स मोनोलिथिक कर्नल यूज करता है, ये भी आप सब एकदम याद कर लीजिए या लिख लीजिए। अच्छा, इसके PDF के लिए आप सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर टेलीग्राम पर PDF दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे टाइम मिल जाती है सेंड कर दिया जाता है। वैसे आप सबको अब थोड़ा टाइम रूटीन सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो लगभग रात को 9 PM तक कोशिश करेंगे आप सबका मतलब जो ये नोट्स होता है, PDF होती है, वो सेंड करवा दें, ठीक है, 9 PM तक। आगे देखिए क्या है, कर्नल के प्रकार से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा कि मोनोलिथिक कर्नल में प्रोसेस, मेमोरी, डिवाइस मैनेजमेंट एक ही स्पेस में होते हैं, क्या बात सही है? बात सही है। माइक्रो कर्नल में डिवाइस, ड्राइवर, यूजर स्पेस में होते हैं, ये भी बात सही है। और
एक्सोकर्नल हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन प्रदान करता है। क्या बात सही है? नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा। ठीक है, तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा सही था। देखिए, मोनोलिथिक कर्नल सभी सर्विस कर्नल स्पेस में होते हैं। अब इतना तो आप सबको याद हो गया होगा, मोनोलिथिक में क्या होता है? कर्नल स्पेस में होता है। और माइक्रो कर्नल मिनिमल सर्विस कर्नल में होता है, और ड्राइवर्स को यूजर स्पेस में शिफ्ट किया जाता है। और एक्सो कर्नल एब्स्ट्रैक्शन के लिए नहीं, बल्कि डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मेमोरी से लिया गया है। देखिए, फीफो है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एल्गोरिथम में सबसे पहले आए पेज को रिमूव करता है। इसका नाम ही याद कर लीजिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आएगा तो पहले जाएगा। ठीक है, तो पहला तो सही था। और दूसरा LRU एल्गोरिथम रिसेंट यूजेज पर आधारित होता है। ये भी बात से, जैसे जो भी मतलब पहले, ठीक है, होगा वही चीज़ इसमें क्या होगा? यूज होगा। ऑप्टिमल एल्गोरिथम में प्रैक्टिकल सिस्टम में आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए, यहाँ लिखा आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, नहीं कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, और यहाँ पर भी तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, देखिए, फीफो क्या होता है? ओल्डेस्ट पेज को रिप्लेस करता है, और RLU रिसेंट यूजेज पेज को मेमोरी में रखता है। ठीक है, मतलब जो तुरंत, जैसे मान लेते कोई चीज़ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते कोई चीज़ लिख रहे हैं, ये कहाँ पर सेव हो जाएगा? मेमोरी में। पता चला ये डिलीट हो गया तो आप फिर कैसे पाएंगे? ठीक है, तो मिल जाता है तुरंत। ऑप्टिमल एल्गोरिथम में थ्योरेटिकल होता है, फ्यूचर नॉलेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंटर से बनाया गया है। ठीक है, देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर फिजिकल कांटेक्ट द्वारा प्रिंटिंग करता है। बात तो सही है। ठीक है, अच्छा, प्रिंटर के दो प्रकार बताते, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ये भी बात सही है। और लेजर प्रिंटर करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करता नहीं, ये सब लाइन प्रिंटर का काम। ठीक है, सॉरी, ये क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर का काम होता है। ठीक है, तो केवल पहला और दूसरा सही है। लेजर प्रिंटर बहुत फास्ट प्रिंटर होता है, पहला दूसरा सही था, तो बी ऑप्शन होगा। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन और स्ट्राइक का प्रयोग करता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि रिबन का प्रयोग कौन करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, और लेजर प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, ये पेज बाय पेज प्रिंट करता है। करेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक प्रिंटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर के जनरेशन से क्वेश्चन। देखिए, कह रहा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत अधिक बिजली खपत करते थे। बिल्कुल बात से, एक आप जानते हैं कि जो पहले जनरेशन का कंप्यूटर होता था, रूम कितना बड़ा बड़ा होता था, और इसमें क्या यूज होता था, आप सब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत बार बता दिए हैं। देखिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स अधिक रिलायबल और छोटे। देखिए, पहला जनरेशन के बहुत बड़ा होता था, दूसरा जनरेशन जब ट्रांजिस्टर आया तो इसका आकार छोटा हो गया। ठीक है, और तीसरा जनरेशन जब IC आया तो और छोटा हो गया। बिल्कुल बात सही है। तो पहले वाले में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, आप सबको याद आ गया होगा। कह रहा कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब तो पहले जनरेशन में यूज हुआ था। फोर्थ जनरेशन में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर आया था। ठीक है, जिसके माध्यम से इसका स्पीड बहुत बढ़ गया था। तो पहला दूसरा सही है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, जो बहुत ज़्यादा बिजली यूज करता था और हीट भी। ठीक है, और तीसरा जनरेशन में क्या आया था? IC आया था। और जो वैक्यूम ट्यूब है किस जनरेशन में आया था? चौथे जनरेशन में नहीं, बल्कि कौन सा जनरेशन में? पहले जनरेशन में। ठीक है, और इसी का रिप्लेस किया दूसरा जनरेशन ट्रांजिस्टर, फिर तीसरे जनरेशन में IC, फिर चौथे जनरेशन में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर, और पाँचवें जनरेशन में क्या चल रहा है? AI।
अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस शेड्यूलिंग करता है। क्या बात सही है? देखिए विंडोज जो होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम करता है, तो बात सही है। ठीक है, आगे क्या है, देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी और डिवाइस मैनेजमेंट काम भी करता है, ये भी बात सही है। और करके विंडोज ओएस केवल एप्लीकेशन, गलत है, केवल एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है। तो पहला और दूसरा सही होगा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए विंडोज एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग ओएस का मेन फंक्शन है, ये याद कर लीजिए, ए लाइन पूछा जाता है पेपर में। मेमोरी और हार्डवेयर डिवाइस मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओएस पर रन करता है। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे क्या है, सोशल मीडिया से लिया गया है, ये भी देखिए, कह रहा है कि फेसबुक सोशल मीडिया नेटवर्किंग का एग्जांपल है, सही है। ठीक है, तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, है ना, ये सब क्या, ट्विटर हो गया, ट्विटर नहीं अब उसको एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ है, सोशल मीडिया है। कह रहा है कि इंस्टाग्राम फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो लगभग लोग यूज ही करते होंगे, तो ये भी बात सही है। ठीक है, और इंस्टाग्राम कब आया था, 2010 में आया था। ठीक है, और फेसबुक कब आया था, 2004 में आया था। कह रहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना एल्गोरिदम के काम नहीं, इसमें एल्गोरिदम यूज होता है। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, है ना। अभी आप सबको एल्गोरिदम के बारे में ऊपर ही बताए थे कि लाइक शेयर कमेंट्स पर, कि आप कितना देर वॉचिंग करते हैं एक पेज को, एक रील को। ठीक है, देखिए फेसबुक लोगों को कनेक्ट करता है, इंस्टाग्राम मीडिया शेयरिंग के लिए जाना जाता है, एल्गोरिदम कंटेंट रिकमेंडेशन करता है, एंगेजमेंट बेस फीड दिखाई देते हैं। फीड मतलब जैसे मान लेते हैं कोई रील आप कितना देर तक देखते हैं, उसी हिसाब से आपके पास रील आता रहेगा उसी मॉडल का। ठीक है, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन कर कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाता है, ये भी बात सही है। और करके सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस SDLC का भाग है, मतलब जो सॉफ्टवेयर का मेंटेन होता है, किसका पार्ट होता है, SDLC का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केवल कोडिंग तक से, देखिए कोडिंग ने केवल शब्द लिखा, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए SE स्ट्रक्चरल मेथड फॉलो करता है। ठीक है, मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर लाइफ का इम्पोर्टेंट फेज है। ठीक है, मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। SE प्लानिंग, डिजाइन, टेस्टिंग भी शामिल है वहाँ, जबकि क्या लिखा था, केवल कोडिंग लिखा था ना, डिजाइन के लिए भी रिलायबल है। ठीक है, आगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी यहाँ से आप सबका रिवीजन होगा। ठीक है, एरर कोड से क्वेश्चन कल पढ़ाए थे। कह रहा कि 404 एरर का अर्थ है रिक्वेस्टेड पेज सर्वर पर उपलब्ध नहीं है, ये भी बात सही है। कह रहा कि 500 एरर सर्वर साइड प्रॉब्लम को दर्शाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, कह रहा कि 403 एरर का अर्थ है सर्वर डाउन, क्या सर्वर डाउन को रिप्रेजेंट करता है, नहीं। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आप सबका अब सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे पेपर में आप सब 2025 वाले पेपर में देखिए आया, पोर्ट नंबर से आया, सर्वर एरर से क्वेश्चन पूछा गया ऐसे। ठीक है, तो पूछ सकता है, ऐसा नहीं। देखिए क्या करते हैं लोग, जब क्वेश्चन कहीं से पूछ लेता है तो उसी को दौड़ दौड़ उसी को पढ़ते हैं, कि हाँ मान लेते हैं एक्सेल से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या करेंगे अब की बार एक्सेल ही पढ़ेंगे। सोशल मीडिया से पूछ ले तो सोशल मीडिया ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। सबका वेटेज सेम रखना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है ना प्रैक्टिस बार बार कीजिए ताकि याद हो जाए। हाँ देखिए 15 क्वेश्चन है, जिस हिसाब से आयोग का रवैया है तो 15 नहीं, कम से कम 12-13 तक, 11-12 तक आप सब करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 15 में 15 आप नहीं कर पाएंगे तो कोई मुश्किल है कर ले। देखिए 404 एरर पेज नॉट फाउंड को दर्शाता है, 500 एरर इंटरनल सर्वर प्रॉब्लम को दर्शाता है, और 403 एरर फॉरबिडन एक्सेस को बचाता है, याद कर लीजिए। ठीक है,
और सर्वर डाउन होने का अर्थ है 500 या 503, ठीक है, जब सर्वर डाउन होता है याद कर लीजिए, बैंक में ज़्यादा सर्वर डाउन होता है ना, तो समझ जाइएगा 500 या 503। अगला क्या है, ईमेल प्रोटोकॉल से है, ठीक है। तो ईमेल से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सबको बार बार रिवीजन करवाया जाता है हर तरह से। SMTP का पूरा नाम आप सबको याद होना चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है, सही है। तो इतना तक ही सीमित ना रहिए, इसका आप सब पोर्ट नंबर बताइए क्या, तो आप बताएंगे इसका पोर्ट नंबर क्या 25 है। कह कि POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम याद हो गया आप सबको। ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करता है। अब देखिए अलग तरीके से पूछ लिया, क्या ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करता है लोकल डिवाइस पर, बिल्कुल बात सही है, लोड करता है और फिर सर्वर से डेटा को डिलीट भी कर देता है, ये भी जानते रहिए, ठीक है, ये भी बात सही है। तो इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 110 होता है। IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ईमेल को परमानेंटली डिलीट करने वाला काम तो ये होता है POP3। तो पहला दूसरा सही है। IMAP का डेटा सर्वर पर रहता है और इसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए SMTP आउट गोइंग मेल प्रोटोकॉल है, POP3 ईमेल को डाउनलोड करके लोकल सिस्टम में रखता है और सर्वर से डेटा को डिलीट कर देता है। IMAP सर्वर पर सिंक्रोनाइज करके रखता है, ठीक है। IMAP ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन IP एड्रेस मैक एड्रेस है, कल भी इस सेशन से क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। कह रहा कि IP एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है, बिल्कुल बात है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके दो पार्ट है, IPv4 IPv6, ठीक है, IPv6। और अच्छा कल बताए थे, भूल गए, IP कल क्लास बताएंगे कितने इसके क्लास होते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में IP की क्लास, जैसे क्लास A क्लास B क्लास C क्लास D है ना, यहाँ से क्वेश्चन बना दे। तो मैक एड्रेस हार्डवेयर द्वारा असाइन होता है, बिल्कुल बात सही है। कितना होता है इसका, 48 होता है बिट का, ठीक है। और मैक एड्रेस को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, क्या बात सही है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बनाएंगे आप सब, D ऑप्शन। मैक एड्रेस को आप बदल नहीं सकते, ठीक है। देखिए IP एड्रेस नेटवर्क पहचान के लिए होता है, याद कर लीजिए। और मैक एड्रेस जो हार्डवेयर होता है ना, इसकी पहचान करने के लिए होता है। NIC मैन्युफैक्चर द्वारा दिया जाता है। मैक एड्रेस परमानेंट होता है, हालांकि स्पूफिंग संभव है पर नॉर्मली चेंज नहीं। तो हर जगह जैसे अगर चीटिंग करेंगे तो हर जगह कर सकते हैं, ठीक है। OSI लेयर मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से क्वेश्चन है, कह रहा है कि OSI में कुल 7 लेयर होती है, बिल्कुल बात सही है। और नेटवर्क लेयर राउटिंग का काम करता है, ये भी बात सही है। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा इनक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होता है, क्या बात सही है। देखिए जो राउटिंग के लिए, जो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है ना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, OSI मॉडल थ्योरेटिकल रेफरेंस मॉडल है। नेटवर्क लेयर पाथ सिलेक्शन और राउटिंग करती है। इनक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर का काम, देखिए एक छोटा सा सेशन होगा जो 19 वीडियो है ना, उसमें OSI लेयर केवल पढ़ाए ही हैं, ज़्यादा 10-15 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर रिलायबिलिटी और फ्लो कंट्रोल, ये सब को इसमें पॉसिबल होता है। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबको बता दे दी, आप लेखपाल स्टेनो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो UPG के कंप्यूटर के डिटेल्स नोट्स के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लें, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डीप में, जैसे आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, हर फैक्ट के साथ डिटेल में नोट्स दिया गया है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आप सबका आसान ही है। तो कह रहा कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पोर्ट का पोर्ट नंबर 80 होता है, आप सबको बताएं, याद भी हो गया होगा। HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है, ये सिक्योर होता है, यस फर्क क्या हो गया, सिक्योर, पूछा गया जूनियर असिस्टेंट में।
एफटीपी का पोर्ट नंबर 110 होता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 21 बताए थे, और 10 किसका बताए थे? POP3 का, ठीक है, जो ईमेल में यूज होता है। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत। यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है। दोस्तों ये छोटा सा सेशन आप सबको कैसा लगा? आशा करते इस सेशन से आप सबको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होता होगा, ठीक है, और नए नए क्वेश्चन भी आप सबको मिलते होंगे। तो ऐसे सेशन के लिए आप सब अपना एक लाइक आप सब ज़रूर बनाएं, जो भी 10-20 लोग देखते हैं, इतना